द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। नाउ गाइस हमें दो कंपाउंड दिए गए हैं, एक तो ये और दूसरा ये। इसमें हमें इनकी एक तो शेप बतानी है कि प्लेनर है या पिरामिडल होंगे, और इनका बेसिसिटी बतानी है कि इसमें कौन सा ग्रेटर बेसिक है या कौन सा कम बेसिक है, हमें ये बताना। नाउ गाइस ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए जिन स्टूडेंट्स को जब मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीटली, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स अगर ये देख रहे हैं कि हमें ये कैसे करेंगे, आपको मैं एक बार बता दूं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमें बुक्स में डायरेक्ट मिलता है, तो आपको इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आ गया इस तरह से। ओके, सो बेसिकली गाइज इसको इसको बोलते हो आप ट्राइसिलाइल अमाइन, एंड ये है आपका ट्राइमिथाइल अमाइन। नाउ ट्राइमिथाइल अमाइन NCH3 यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है अमोनिया के, जैसे हम ये पढ़ते हैं। इसका मतलब ये पिरामिडल शेप है, जैसे अमोनिया है पिरामिडल शेप। एक बात आप ये ध्यान रखें, लेकिन ये आया कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है इज 7, यानी 1s2 2s2 2p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यानी आउटरमोस्ट शेल में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, और CH3 के 3 बॉन्ड बनाने हैं, यानी CH3 CH3 CH3। अब आप देखेंगे ये इसके पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यानी सिग्मा प्लस लोन पेयर का काउंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 सिग्मा है और एक यहां पर लोन पेयर है, तो यानी 1 = 4। तो इससे आप ये देख सकते हो कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी, पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। समझ में आपको? इसको आप एक तरीके से और देख सकते हैं गाइज, जो मैं आपको नॉर्मली कहूंगा कि आप उसको यूज करें। देखिए NH3 जैसे ये होता है, नॉर्मली हमें अगर दिमाग में आए, अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है, तो मैं ये सोचता हूं कि क्योंकि 3 बॉन्ड हैं तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का होना चाहिए, यानी 120 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन अब लोन पेयर जैसे मैं इसके ऊपर डाल देता हूं, राइट, लोन पेयर के होने की वजह से क्या होता है कि जो ये लोन पेयर एंड बॉन्ड के बीच का, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही हैं अल्टीमेटली, तो ये इनको रिपेल करता है सबको, तीनों बॉन्डों को। जहां भी लोन पेयर हो जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पे कभी भी प्लेनर ज्योमेट्री नहीं आ सकती, या एटलीस्ट जो आपका नॉर्मल ट्रेंड रहता है उस टाइप के कंपाउंड में वो नहीं होगा, हमेशा रिपेल होगा। और ये रिपेल होके देखिए ये N है, इसने नीचे पुश किया नीचे, इसने इसको फिर नीचे पुश किया नीचे, इसने फिर इसको नीचे पुश किया तो ये नीचे, यानी ये थोड़ी सी इस टाइप की शेप बन जाती है जस्ट बिकॉज दिस लोन पेयर। ये बात समझ में आया आपको? तो इसका मतलब ये पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। नाउ ये पार्ट आपको अगर समझ में आ गया तो ये वाला इसका प्लेनर क्यों होता है, ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए गाइस, आइडियली जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे NH3 है या NCH3 है, ये प्लेनर हो सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक लोन पेयर होता है ये प्लेनर नहीं रह पाते और इनकी शेप पिरामिडल हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं इस NSiH3 थ्राइस को यानी ट्राइसिलाइल अमीन को अगर डल करना है, तो जो ये लोन पेयर है जिसकी वजह से पुश हुए थे नीचे, इस लोन पेयर के इफेक्ट को रिड्यूस कर देना है। अगर ये मैंने रिड्यूस कर दिया या खत्म कर दिया तो वो नॉर्मल शेप में अपना आ जाएगा। समझ में आपको? कुछ इस तरह से। भाई अगर मैं यहाँ पे फिर से लोन पेयर डाल दूं तभी तो पुश होगा नीचे, नहीं तो ये ऐसी शेप रहेगी हमेशा, प्लेनर ज्योमेट्री। समझ में? नाउ अब ये लोन पेयर खत्म कैसे होता है इसको आप समझने की कोशिश करें। आंसर इज आपका 2p3d बैक बॉन्डिंग। देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा 3s2 3p2 3d0। यहाँ पे एक एम्प्टी d ऑर्बिटल है। अगर आप ये देखें 3s2 और 3p2, ये था ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उछल के इधर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल है ये ना, जैसे ये उछल के आया। अब आप देखिए सिलिकॉन ने 3 बॉन्ड H के साथ बनाए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, और एक इस नाइट्रोजन के साथ बना रहा है।
समझ में आपको? तो ये तो कंप्लीट हो गए। अब क्या होता है गाइस, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, जैसे ये इसमें दिख रहा है, ये लोन पेयर इसको डोनेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो नाइट्रोजन क्या करता है, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़े हैं, या कहूँ तो देखिए इसके पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये इसका पड़ोसी है, इसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, तो इसने एक अच्छा पड़ोसी होने का दम निभाया और उसने कहा कि आप मेरे जो 2p ऑर्बिटल है में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है आप अपने 3d ऑर्बिटल में ले लो। ठीक है, अब एक तरह से क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है, समझना, या यूं कहूं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसकी तरफ थोड़ा पुश कर देता है। तो ये क्या हो जाता है, इससे जो इसकी जो भूख है इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाती है, इसका लोन पेयर का जो इफेक्ट है नाइट्रोजन पे वो कम हो जाता है। समझ में आपको? जस्ट बिकॉज क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब इसी से आया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर था इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया था और यहाँ पे पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई थी इसकी। ना क्योंकि इसने अपना लोन पेयर अपने पड़ोसी को डोनेट कर दिया, अब इसका लोन पेयर का अफेक्ट कम हो गया, समझ में? और इसी वजह से जो इसकी शेप है वो प्लेनर हो गई। अब आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे ये लोन पेयर है ये डोनेट कर रहा है, 3 SiS3 थे तो एक बार इसे डोनेट करेगा, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, फिर कभी इसको करता है कभी इसको करता है, कभी इसको करेगा कभी इसको करेगा कभी इसको करेगा, तो अल्टरनेट इसको डोनेट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में लोन पेयर तो इसी के पास है लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनको दे दे रहा है। जैसे सपोज कह दे कि जैसे पड़ोसियों के घर में मेहमान आते हैं ना, उन इस नाइट्रोजन के पास कुछ एक्स्ट्रा बर्तन है, इसके घर में मेहमान आए तो इसने अपने घर दिया, भैया आप अपने बर्तनों को मेरे यूज कर लेना, मेहमान के सामने यूज कर लिया थोड़ी देर के लिए, अब इसके पास आए तो इसने दे दिए इसे, फिर इसने इसे दे दिए, तो अल्टरनेटली डोनेट करता है। तो इट सीम्स कि ये पे एक रेजोनेंस टाइप का कुछ फॉर्म बन जाता है, समझ रहे हैं आपको, कि थोड़ी देर के लिए इसके बाद, थोड़ी देर के लिए इसके बाद, थोड़ी देर के लिए इसके बाद, और ये प्लेनर शेप में बन जाती है क्योंकि नाइट्रोजन का अब इफेक्ट बिल्कुल कम हो चुका है। आई होप गाइज आपकी समझ पाए होंगे। सो इसका मतलब ये प्लेनर है, यानी ये आंसर गलत हो गया और ये आंसर गलत हो गया। अब मुझे बताना है बेसिसिटी का। देखिए गाइज, बेसिसिटी का सिंपल फंडा ये है कि जब नाइट्रोजन है, अमोनिया टाइप के कंपाउंड है, कोई भी अमाइन है, उस पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो उसका एक्सटेंट कितना है, उसको कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उस लोन पेयर की, डोनेट तो नहीं हो रहा है कहीं, डिलोकलाइज तो नहीं हो रहा है कहीं, तो इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ होती है। तो यानी ये लोन पेयर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है, अब यहाँ CS3 मान ले तब भी क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट से इनफेक्ट बढ़ ही रहा है। लेकिन इस केस में क्योंकि लोन पेयर है वो सब में बट रहा है, तो यानी एक्सटेंट बहुत कम हो गया। इसका मतलब जो SiS3 है ट्राइसलाइलामाइन, ये कम बेसिक होगा देन इसके, जस्ट बिकॉज लोन पेयर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। सो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है इज करेक्ट। नाउ ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताता हूं बैकबॉन्डिंग से रिलेटेड या इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट नाउ ये फर्स्ट ये वाला टाइप का कंपाउंड है जो अभी हमें गिवन था, राइट, ट्राइसलाइलामाइन। सिमिलरली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे दे दिया, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड दिस इज अपना थर्ड वाला कंपाउंड। नाउ इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो आपका XYZ है इसमें लंबा कौन सा है या एक्सटेंट बैक बॉन्डिंग की किस में ज़्यादा होगी। इसमें गाइज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी दोबारा भी आएंगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखें, जो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, कितना स्ट्रेंथ बॉन्ड है, एंड क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों बॉन्ड लेंथ के, तो यानी बैक बॉन्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके बॉन्ड लेंथ के, यानी जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतनी कम बॉन्ड लेंथ, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बैक बॉन्डिंग। समझ में आपको गाइस? नाउ कुछ इफेक्ट और भी फैक्टर्स और भी होते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि विच इज ग्रेटर x और y। अब सब में पहले आप ये देखिए कि सब में 2p एंड 3d पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब जो ये 2p ओवरलैपिंग
जो है ऑर्बिटल्स की वो सब में सेम है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत हो। एक बात और याद रखें गाइज कि जो 2p ओवरलैपिंग होती है इज ग्रेटर देन 2p 3d ओवरलैपिंग, और ये बड़ी होती है 2p 3p। समझ में आपको गाइज? तो ये याद रखें, कभी कभी इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ओवरलैपिंग जिसमें ज़्यादा हो रही है वो एक्सटेंट, जो एक्सटेंट है बैक बॉन्डिंग की, वो उसमें ज़्यादा हो जाएगी, है ना, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है। सो क्योंकि इसमें सब में एक्सटेंट इसमें सेम ही है, सबके सब 2p 3d वाले ही हैं। सो फिलहाल हम इसको भी देखते नहीं। पहला क्वेश्चन है एक्स और वाई में कौन सी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अगर आप गौर से देखें गाइस कि एक्स एंड वाई, सिलिकॉन के ऊपर मिथाइल है, राइट, और सिलिकॉन के ऊपर में 3 H हैं, कुछ इस तरह से, राइट, और बाकी का जो ये सेम है। इस मिथाइल की वजह से इस लोन पेयर पे, क्योंकि ये भी बॉन्ड्स हैं, इन पे रिपल्शन ज्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस है बेसिकली। समझ आपको? क्यों इस मिथाइल के, इन 3 मिथाइल के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो ये नाइट्रोजन है ये ज़्यादा क्लोज नहीं, या लोन पेयर है इसका ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाता, ये थोड़ा इसको रिपेल करने की कोशिश करता है, जो कि इस केस में नहीं है। समझना आपको? इसका मतलब इस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है वाई ये बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू दिस एक्स। सो इसका मतलब वाई इज ग्रेटर देन एक्स। बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। एक्स और जेड में आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है? एक्स एंड जेड। देखिए गाइज, जो अब देखिए इसमें दूसरा कंसेप्ट यूज होगा, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड। जैसे इसमें क्या कहा था कि रिपल्शन, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसकी वजह से जो बैक बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, वीक बैक बॉन्डिंग है, इसलिए मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा। इसमें क्या होगा, जो लोन पेयर है ये इसको भी डोनेट कर रहा है, कभी इसको डोनेट कर रहा है एंड कभी इसको डोनेट कर रहा है। लेकिन इस केस में अगर आप गौर से देखें, जो नाइट्रोजन है इसमें तो ये 3 SI को डोनेट कर रहा है, लेकिन इस केस में ये सिर्फ 2 SIs को डोनेट कर रहा है। इसका मतलब जो एक्सटेंट है बैक बॉन्डिंग की इसमें ज्यादा स्ट्रोंग है। समझ आपको? मतलब इसमें ज्यादा इफेक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, इसमें कम कर पाएगा, क्योंकि ये ज्यादा लोगों में बट रहा है तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, इसमें थोड़ी कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब इसमें बॉन्ड, जो बैक बॉन्डिंग है वो ज्यादा अच्छी है, यानी बॉन्ड लेंथ इसमें वीकर हो जाएगी। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन z। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, विच हैव ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। देखिए इसमें नाइट्रोजन 3 को डोनेट कर रहा है, इसमें सिर्फ 2 को कर रहा है, इफेक्टिवनेस इसमें ज्यादा है। समझ आपको? और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि SiS3 है, सिर्फ एक इधर H है, तो यानी जो Z है ये वाला, ये थर्ड है, थर्ड की एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा है देन फर्स्ट, और इसमें सबसे कम ही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्शन है, जो स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस वो बहुत ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये सेकंड। और गाइस सो ये क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो अगर इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा तो उल्टा हो जाएगा, राइट, यानी z इज लेस देन x इज लेस देन y। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बात और ध्यान रखे गाइज कि कभी भी बैक बॉन्डिंग में जो आपके dx² - y² और dz² वाले ये जो ऑर्बिटल होते हैं d के, ये पार्टिसिपेट नहीं करते कभी भी, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखिएगा आप, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। द नंबर ऑफ पेंटागन्स इन C60 एंड ट्राइगोन्स यानी ट्राइंगल्स इन व्हाइट फॉस्फोरस रेस्पेक्टिवली आर। नाउ गाइज ग्रुप 14 का जो पार्ट 1 है उसपे मैं इन टाइप के कंपाउंड्स पे नंबर ऑफ पेंटागन्स एंड हेक्सागन्स किस तरह निकालते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। बेसिकली इनको फुलरीन कहते हैं, और इस टाइप के जो दूसरे एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, C70 हो गया या C60 या C, और जो दूसरे भी जो कंपाउंड होते हैं उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है, आप उसको देखें प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अगर आपको समझना है। लेकिन मैं इसमें आपको फिर भी शॉर्ट में थोड़ा बता दूं कि देखिए जब भी इन टाइप के कंपाउंड्स को बेसिकली आप फुलरीन बोलते हैं, है ना, और C60 को बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। नाउ ये बेसिकली फुटबॉल शेप टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, और जब भी आपको इसमें नंबर ऑफ पेंटागन्स बताने होंगे ना फुलरीन्स में, जो ये फुटबॉल शेप के होते हैं, तो हमेशा फिक्स होता है 12, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जब नंबर ऑफ हेक्सागन्स, हालांकि इसमें नहीं पूछा है फिर भी बता दूं आपको, रिवीजन हो जाएगा फिर से, उसमें उसका फॉर्मूला होता है यानी n/2 - 10।
यानी अगर n क्या है इसमें, नंबर ऑफ कार्बन्स, अगर नंबर ऑफ कार्बन 60 है तो 60/2 - 10 यानी 20 हेक्सागन्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ पेंटागन पूछा है ना 12, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये 2 हो गए। अब मुझे व्हाइट फोस्फोरस का बताना है बस कि इसमें ट्राइगोन्स कितने हैं। इसके लिए आपको इनके बेसिकली जो एलोट्रोप्स होते हैं वो देखना पड़ेंगे। देखिए गाइज, फोस्फोरस पे के मेन जो इंपॉर्टेंट जो होते हैं, हालांकि बहुत सारे होते हैं, मेन जो होते हैं वो 3 होते हैं एलोट्रोप्स, यानी व्हाइट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस एंड ब्लैक फोस्फोरस। हालांकि और भी होते हैं, जैसे येलो फोस्फोरस हो गया, वॉयलेट फोस्फोरस हो गया, इस टाइप के, लेकिन हम 3 पढ़ रहे हैं मेनली। इस बात को आप ध्यान रखिए, राइट। व्हाइट फोस्फोरस आपको कुछ ऐसा दिखेगा, उसका जनरल क्या हो जाएगा, P4 की फॉर्म में ये रहते हैं, प्रेजेंट करते होते हैं, राइट। सो P4 यानी ये आपका व्हाइट फोस्फोरस हो गया। इसमें सिर्फ बेसिकली 4 एटम्स हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं, ये डिस्क्रीट यूनिट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपके रेड फोस्फोरस एंड ब्लैक फोस्फोरस है, ये पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ये हो गया आपका रेड फोस्फोरस और ये हो गया आपका ब्लैक फोस्फोरस। रेड फोस्फोरस में अगर आप देखें ये चेन की फॉर्म में आगे भी चलता रहता है, ठीक है। एंड ये जो फॉर्म है आपकी, ये ब्लैक फोस्फोरस की हो जाती है। एक बात आप इस बात को ध्यान में रखें। ये हो गया 3D जो स्ट्रक्चर हो गया इनके, इस तरह से। अगर आपको थोड़ा 2D में देखना है और इजीली, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। ये हो गया व्हाइट फोस्फोरस, दिस इज रेड एंड दिस इज ब्लैक। अगर आप गौर से देखें, जो व्हाइट फोस्फोरस है वो सबसे लीस्ट स्टेबल एलोट्रोप है इन तीनों में, ये इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी का होता है, एंड ब्लैक फोस्फोरस मैक्सिमम स्टेबिलिटी का होता है। समझ में आपको? एक बात आप इसको ध्यान रखें। नाउ अगेन, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, एंड दिस इज लीस्ट रिएक्टिव ब्लैक पी। और जो रेड पी है अगेन वही इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी होगी इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे। अब फिर से अगर आप इसको देखेंगे तो जो ये फोस्फोरस है P4, इसके जब ये बीच का एक बॉन्ड तोड़ दिया, समझ रहे, एक देखिए बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसमें होगा एक इसमें। ये बेसिकली क्या है, देखिए आप इस तरह देखिए, ये आप ये माने कि एक तरह से पिरामिड की फॉर्म में है हल्का सा, समझ रहे। ये बॉन्ड है, ये आगे बॉन्ड है, ये आगे बॉन्ड है, और ये बॉन्ड जो पीछे बॉन्ड है। तो यानी कोई सा भी बॉन्ड इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है आपस में, समझना। आपको इस बात को ध्यान रखें। तो यानी ये जो बॉन्ड है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन। तो जब आप पॉलीमर बनाएंगे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट गया, एक इधर और एक इधर, समझ। इस तरह की जो मल्टीपल यूनिट जुड़ती हैं तो इस तरह के बॉन्ड बना देती हैं। समझ में आपको गाइज मैं किस तरह कह रहा हूं। तो यानी ये बॉन्ड तोड़ा और ये आपका बेसिकली रेड फोस्फोरस बन गया, सही। और जो ये ब्लैक फोस्फोरस है ये इस तरह से शीट की फॉर्म में रहता है। सो बेसिकली जो ब्लैक फोस्फोरस है उसके 2 फॉर्म में होता है बेसिकली ये, एक तो अल्फा ब्लैक फोस्फोरस और एक होता है बीटा ब्लैक फोस्फोरस। तो आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है। नाउ इसमें अगेन वही ट्राइंगल काउंट करने तक कितने हो गए, देखिए एक तो ये आगे वाला, एक ये 2, समझ रहे, 2 ट्राइंगल, एक ये नीचे वाला 3 ट्राइंगल हो गए, एक ये जो पीछे वाला था, समझ रहे कैसे, 1 2 3, और इसके पीछे जो शीट की जो मेरी स्क्रीन है उसकी फॉर्म में पीछे वाला है ना, दिख रहा है आपको। तो 4 इसमें बेसिकली ट्राइंगल्स हैं। तो इसका मतलब जो मेरा फिलहाल आंसर आ गया वो है बी। ये बात समझ में आ गई ना। इसमें 1-2 बात गाइज आपको मैं और बता दूं, स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट, ये सब तो बता दिया, इनकी रिएक्शंस आगे क्वेश्चंस में कराऊंगा। देखिए मैं पार्ट्स में बता रहा हूँ फॉस्फोरस को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एक उसमें आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने इनके फॉस्फोरस का देख लिया, इनकी रिएक्शंस भी मैं 2 पार्ट में बताऊंगा क्वेश्चंस में, है ना। अब एक बात और ध्यान रखिएगा गाइज की जो व्हाइट फोस्फोरस है, ठीक, व्हाइट फोस्फोरस वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाता, वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाता, लेकिन CS2 में ये डिजोल्व हो जाता है, यानी H2O में ये डिजोल्व नहीं होता और जो CS2 है इसमें डिजोल्व हो जाता है। और जो P4 है ये तो ना तो H2O में होता ना CS2 में होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया था एक बार, तो इसको देख ले। अगेन ये दोनों पॉलीमेरिक फॉर्म के। आई होप गाइज आपको मैं काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा एक बात और देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि वाइट इन फोस्फोरस को आपस में कैसे कन्वर्ट करें, व्हाइट फोस्फोरस। ये क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए व्हाइट फोस्फोरस को
जब आप हीट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पे 473 केल्विन एंड वेरी हाई प्रेशर पे यानी 1200 एटीएम, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जब आपने हीट किया तो ये बेसिकली बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अगर मुझे इसको रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दें और मतलब N2 या CO2 के एटमॉस्फेयर में इसको हीट कर रहे बेसिकली, हम कुछ कैटलिस्ट यूज कर लेंगे तो ये रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे पता है गाइज आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें, लेकिन ये टुकड़ों में पढ़ लेंगे ना आप तो थोड़ा सही हो जाएगा। आप मेरा मतलब जो इसमें ये था, ये कहने का ये था कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में किया तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में हो गया था, लेकिन थोड़ा और टेम्परेचर में CO2 वाले एटमॉस्फेयर में कर दो तो रेड फॉस्फोरस में होता है। तो इतना तो याद रह सकता है ना, ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है चाहे आपको, समझ आपको गाइस। लेकिन अगर इसमें भी इसको वापस उल्टा करना है, इसमें रेड फॉस्फोरस से व्हाइट फॉस्फोरस में, तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो आप हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दोगे इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में, मतलब ऐसे ही कोई O2 कुछ नहीं है, इनर्ट है सब कुछ। पहले बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे, हीट करने के बाद एकदम से ठंडा कर दो, कूल कर दो, तो ये वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट्स थे गाइस कि आई थॉट कि आपको बता दूं तो अच्छा रहेगा, हालांकि क्वेश्चन तो छोटा सा ही था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर दैट डज नॉट कंटेन बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम्स इज। नाउ गाइज इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप तभी कर सकते हो जब आपको इनको स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, समझ आए, या तो आप रट ले सबके स्ट्रक्चर या कोई हमें ट्रिक पता हो जिसके थ्रू हम इसको कर सकें। मैंने गाइज सल्फर पे, फॉस्फोरस पे, यार मेरे ख्याल से क्लोरीन पे, हेलोजेंस पे, बेसिकली इन पे मैंने इनके ऑक्सी एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विद यूजिंग बाय यूजिंग एनी ट्रिक वो समझाया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आपको नहीं बनाने आते आई हाईली सजेस्ट कि आप उसको देखें। अब इसमें गाइज बताना वो ट्रिक को दोबारा से मुश्किल होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, तो आप उसको देख लें, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 8-10 मिनट की है वीडियो, ठीक है, तो उसको आप देख ले, उसमें समझ में आएगा। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, ठीक। अब ये बनाने आते हैं, अब इनका देखिए कितना आसान था, स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ओके, सो ये हो गया H2SO3, H2S2O4, H2S2O7 एंड ये हो गया H2S4O6। अब तो आसान हो गया बना के। ऑक्सी एसिड डज नॉट कंटेन बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम्स, बॉन्ड का है, डबल या सिंगल नहीं का है, ध्यान रखिए। तो इसमें बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, इसमें नहीं है, ओ आ गया बीच में, इसमें बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, राइट। तो यानी आपका जो करेक्ट, ये इसमें बॉन्ड नहीं है, यानी करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि डज नॉट कंटेन पूछा था, यानी सी। समझना गाइज आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO, N2O, NO2 एंड N2O3 इज। देखिए गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एंड NO ये लिखना है, इसमें निकाल लें N की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी N ऑक्सीजन की -2 होते हैं 0, यानी N की हो गई +2। N2O में क्या होगा, 2N -2 = 0 हो जाएगी, ऑक्सीजन की -2 है, यानी N = +1। अगेन NO2 में क्या हो जाएगा, N +2 -2 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ -2 = 0, यानी N की +4 हो गई। N2O3 में क्या हो जाएगा, 2N प्लस थ्राइस ऑफ -2, ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये 0, यानी N = +3। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो गया आपका इज बी, राइट, क्योंकि NO2 हो गया +4, देन N2O3 हो गया +3, NO हो गया +2 एंड N2O हो गया +1, राइट। ऑक्सीजन ये बेसिकली नाइट्रोजन की है ना, नाइट्रोजन के ऊपर लिखेगा आप इनको, है ना, तो ये सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर दैट कंटेन्स 2 pH बॉन्ड्स इन ईच ऑफ द ऑक्सी एसिड्स। ओके, अगेन ये सेम वही क्वेश्चन हो गया कि जिसमें आपको इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए सबके। तो मैंने जो ट्रिक बनाई है गाइज, इसका डिस्क्रिप्शन में फिर दे दूंगा लिंक, आप देखिए गाइज, फॉस्फोरस सल्फर इन सबके दिए हुए बनाए हुए हैं, अच्छी ट्रिक है गाइज, याद हो जाएंगे आपको। सो इनके स्ट्रक्चर बना लेता हूँ पहले मैं। ओके, सो ये स्ट्रक्चर बन गया गाइज, H4P2O5, इसका स्ट्रक्चर ये है जिसे आप पायरोफॉस्फोरस एसिड बोलते हो। सेकंड ये है, थर्ड फोर्थ। नाउ इसमें अगर आप देखेंगे pH बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, 2, ये बताना है। तो अब देखिए इसमें 1, 2, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें ओनली 1 प्रेजेंट है, इसमें 1 और 2 प्रेजेंट है,
राइट। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो यानी H4P2O5 एंड H3PO2, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ये, इट्स सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। नाउ इसकी बेसिकली कंडीशंस बतानी है कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, बड़े से पहले से ज़्यादा होगी, पहले से कम होगी। तो इसके लिए गाइज आपको इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेते हैं, यानी 1s2 2s2 2p4, ये हो गया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। आउटरमोस्ट शेल में अगर आप देखें 2s2 2p4 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और p ऑर्बिटल में 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एंथैल्पी आपकी रिलीज हो रही है या गेन हो रही है। पहले डेल एच है वो रिलीज हो रही है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहला ऐड हुआ होगा यहाँ, ठीक, उसमें वो इजीली हो गया और एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी डेल एच 1 ईजी मान ले कुछ भी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी जो, वो जब आपने उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एनर्जी वॉज रिलीज्ड, माइनस में था, ठीक है। नाउ अब ये पूछें दूसरे में क्या होगा। अब एक बात देखिए गाइस, ओ था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब ये ओ नहीं रहा, ये हो गया ओ नेगेटिव, ये हो गया अब ओ नेगेटिव हो गया। अब इसको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी इसमें अब क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें थे, 1 2 3 4 थे, ये हो गया, तो 1 5 ये था। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको और भरना है, यानी यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा गाइस, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करता है इस ओ नेगेटिव से। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इस नेगेटिव चार्ज से बेसिकली ये रिपल्शन फील करता है, ठीक है, O2 नेगेटिव होने में। तो इसका मतलब क्योंकि ये रिपल्शन फील कर रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई आपको, मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी डेल एच वुड बी पॉजिटिव। इस तरह के क्वेश्चन गाइस बहुत सारे रिपीट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आप उस पर देखें, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, सब में ऐसी चीजें यूज होंगी। सो O2 नेगेटिव, ये डेल एच क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर। समझ ना गाइज आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो गाइज एक बात देखिए, जो ऑक्सी एसिड्स हैं बेसिकली फॉस्फोरस के, सिर्फ H3PO2 ही नहीं, H3PO3 पे भी इस तरह से पूछा जाता है, या कोई दूसरे ऑक्सी एसिड्स भी फॉस्फोरस के, ये बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे देते हैं। कैसे, यानी ऑक्सीडेशन भी दे सकते हैं एंड रिडक्शन रिएक्शंस भी दे सकते हैं। ना इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आप समझिए इन पीएच एंड पीओएच बॉन्ड से। ये जो H जुड़े हुए हैं P से, या H जुड़ा हुआ है ये वाला O के थ्रू P से, समझ रहे, O फिर P, इन ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। जो ये वाला H है, दिस इज आयनाइजेबल H, यानी जब रिएक्शन होगी तो ये H पॉजिटिव देता है, लेकिन जो ये H हैं दीज आर नॉट आयनाइजेबल, बल्कि ये अगर आप ये रिएक्शन करते हैं तो इनडायरेक्टली ये हाइड्राइड आयन देते हैं H नेगेटिव। समझ में आ गई आपको। सो इसका रीजन क्या है, ये तो आपको पता लग गया कि जो इसका रिड्यूसिंग नेचर है रिडक्शन का, इन हाइड्राइड्स की वजह से होता है। जो पीएच बॉन्ड्स हैं उनकी वजह से रिडक्शन हो गया। नाउ ग्रेटर द नंबर ऑफ दीज पीएच बॉन्ड्स, ग्रेटर विल बी दी रिड्यूसिंग नेचर। यानी अगर मैं H3PO3 को देखता हूं तो इसमें सिर्फ एक पीएच बॉन्ड है, सो इसका मतलब इसकी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इससे कम है। ये बात समझ में आ गया होगा गाइज आपको फिलहाल तो, वैसे कि पीएच बॉन्ड की वजह से आपका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो होती है। नाउ ऐसा क्यों है, नाउ गाइज वैसे जो इसका आंसर है वो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाइड्रोजन की है उसका जो वैल्यू है वो 2.2 होता है, एंड जो फॉस्फोरस है उसका 2.19,
अप्रोक्सीमेटली। यानी आप देखेंगे हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फोस्फोरस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है हल्का सा इसकी तरफ ज़्यादा टिल्ट हो रहा होगा। तो अगर रिक्वायर्ड है तो ये हाइड्राइड आयन अगर प्रॉपर हीट वीट दी जाए तो ये हाइड्राइड आयन निकल के हट सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। आप इसको याद रख ले, और अगर रीजन पूछा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से होता है। राइट गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम इन दिस। गाइज इसमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, सिंपल तरीके से आपको निकालनी है, कोई ऐसा टेंशन लेनी नहीं है। हालांकि एडवांस में पूछा गया था। देखिए H3PO4 में निकालते हैं पहले, यानी 3 इंटू +1 हाइड्रोजन का प्लस होता है, P+4 इंटू ऑक्सीजन का -2, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो +5 आ जाएगी। ठीक है, अगेन H3PO2 को देखते हैं, तो यानी 3 इंटू +1 प्लस P प्लस ट्वाइस ऑफ -2 इक्वल्स टू 0, P इक्वल्स टू होगी +1। H4P2O6 को देखते हैं गाइज, यानी 4 इंटू +1 ट्वाइस ऑफ P प्लस 6 टाइम्स -2, 0 हो गया। तो इससे P की वैल्यू होगी +4। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा गाइज। एंड लास्ट आपका H3PO3 का जो बचा उसमें 3 इंटू +1 प्लस P प्लस 3 थ्राइस ऑफ -2 इक्वल्स टू 0। ओवरऑल न्यूट्रल है ना, तो P की वैल्यू होगी यहाँ पे +3। तो अगर आप गौर से देखें जो इसमें करेक्ट आंसर हो गया इज B, यानी H3PO4 +5 में है, H4P2O6 इधर +4 में है, H3PO3 +3 में है। ये P की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेसिकली, H3PO2 में +1 है, तो ये B है ऑप्शन सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। द स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन ए स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज। वैसे तो मैंने इनके सबके स्ट्रक्चर बताने की ट्रिक बताई हुई है आपको कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा स्ट्रक्चर याद नहीं है और थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे। देखिए गाइज, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप उसको देखिए। पहला लेता हूं मैं NO2 नेगेटिव। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 है, यानी 1s2 2s2 2p3, यानी जो बाहर आपका वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका अब देखिए, इसकी ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 5 ड्रॉ कर लें। एक नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट डाल लिया, इस नेगेटिव की वजह से प्लस होता तो एक मैं माइनस कर देता। ट्रिक देखिए गाइज, समझ में आ जाएगा आपको। 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो अब क्या देखें, सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 बना दिए बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन होता 3 बॉन्ड बन जाते। अब इस पे लोन पेयर काउंट कर लीजिए। देखिए आमतौर पे N के पास 2 एटम से इसका बॉन्ड बनना है। देखिए जैसे CO2 है, मुझे पता है कि C के पास 2 बॉन्ड है, तो इस तरह का एक लीनियर शेप बनना चाहिए आइडियली। ठीक है, आइडियली नाइट्रोजन को इस तरह से होना चाहिए। ठीक है गाइस, आइडियली इट शुड बी अ sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी लीनियर शेप होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो लोन पेयर यहाँ मैंने देखा, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इस लोन पेयर की वजह से ये पुश करने इनको लग जाता है डायनोड। ठीक है, इसका मतलब ये लीनियर शेप नहीं रह जाएगी, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, बैंड शेप हो गई, वी शेप हो गई गाइस। तो इसका मतलब ये sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा लीनियर शेप होगी, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ से भी आप देख सकते थे वैसे कि 1 2 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर में, यानी 2 + 1 यानी 3, यानी sp2 ऐसे बैठ रहा था यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ से भी देख सकते थे, लेकिन जो ये मेथड बता रहा हूँ गाइज आपको, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छे क्वेश्चंस में भी इस तरह से सोल्व कर पा देंगे। तो इसका मतलब पहला तो नहीं है। अब NO3 देखते हैं। अगेन नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में एक नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव ड्रॉ कर दिया। अब 3 ऑक्सीजन के साथ इसे बॉन्ड बनाने हैं, यानी 1 2 एंड 3। सो इसका मतलब क्या हो गया, कोई लोन पेयर नहीं है, एक एटम बाकी के 3 एटम के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो आइडियली क्या होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए इस तरह से। तो इसका मतलब नाइट्रोजन को अगर मैं 3 एटम के साथ बॉन्ड बना दूं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड छोड़िए, अभी मैं उसके चक्कर में पड़ ही नहीं रहा, बाहर पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, लीनियर नहीं है। समझ में, यानी ये भी गलत हो गया। वैसे आप इसका गाइस स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो ऐसे होता है कि एक के साथ तो बॉन्ड होगा, बाकी के साथ नहीं होता, ये लोन पेयर है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर 2
और एक नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव और एक यहाँ O, तो ओवरऑल माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो फिलहाल ये मेरा नहीं है। अब देखते हैं NO2। अगेन गाइज 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं, यानी 5 ही रह जाएंगे। 2 ऑक्सीजन है तो 1 और 2, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, लोन पेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। सो नाउ गाइज नाइट्रोजन आइडियली अगर 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो आइडियली इट शुड बी लीनियर इन शेप। मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं ध्यान दे रहा हूँ गाइज, ये सोच के रखिए, क्योंकि गाइज इन नाइट्रोजन के कंपाउंड जो ऑक्साइड्स हैं इनमें बहुत सारे टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं कि प्लस माइनस, किसी में नाइट्रोजन प्लस आ जाएगा, किसी में ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आ जाएंगे। तो आप उस पर कम ध्यान दें, इन पे ज़्यादा ध्यान दें कि फिलहाल क्या रहा है, क्योंकि शेप की बात कर रहा है। अभी मैं डबल बॉन्ड का मुझे क्या है, आपको स्ट्रक्चर याद करना है, मैंने ट्रिक बनाई हुई है, उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल इसमें क्या है कि जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसे समझिए। आइडियली N अगर 2 ऑक्सीजन के साथ कोई बॉन्ड बना रहा है तो लीनियर होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो कुछ तो पुश कर रहा होगा डाउन नीचे, तो इसका मतलब ये भी इस तरह से कुछ बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये भी sp नहीं रह पाई, sp2 हो गई। समझ में आ गई आपको? इसका मतलब ये भी नहीं है आंसर, और आइडियली वैसे इसका आंसर कुछ इस तरह से शेप होती है। नाउ अब आया NO2 पॉजिटिव। वैसे तो आप क्योंकि 3 शुरू के गलत हो गए तो आपको पता ही लग जाना चाहिए कि आपका आंसर ये है डी, लेकिन ये है कैसे? NO2 पॉजिटिव आया कैसे? देखिए अगेन वही 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के पास एक पॉजिटिव है, तो मैंने पॉजिटिव है तो ये हटा दीजिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मैंने इसको हटा दिया। अब इसके पास 4 रह गए हमारे, 2 ऑक्सीजन है तो यानी 2 ऑक्सीजन इस तरह बन, इसका मतलब नाइट्रोजन है 2 एटम के साथ बना रहा है तो इस तरह का कुछ बॉन्ड बनना चाहिए, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी दिस इज करेक्ट। इस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स ही नहीं लग रही है, तो यानी ये लीनियर है इन शेप, तो मेरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आई होप गाइज आपको जिस मेथड से मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। ये गाइज छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें आने चाहिए, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं और आपको ये समझाने हैं। हालांकि गाइज ये क्वेश्चन में 2018 एडवांस का जो पेपर मैंने अपलोड किया है, पार्ट 1 अभी किया है पेपर 1 का, उसमें ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर पूरा पेपर आपको देखना है तो उसमें देखें, लेकिन फिलहाल मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। नाउ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। समझ आपको गाइस ये, यानी इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे आते हुए जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर था वो डिक्रीज हो रहा है, या कहूं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये ऊपर नॉन मेटल में होता है और नीचे आते 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 ये मेटल तक हो चुके होते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जनरली आर बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर जनरली, ठीक है। B2O5 इज मोर बेसिक देन N2O5। अभी जो आपको ये बताया, अगर आपको देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत चीजें लगा सकते हो, आप सिर्फ एक चीज से सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नहीं पता तो नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक दो मेथड बताऊंगा। पहला तो ये हो गया कि जैसे नीचे आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे Bi2O5 ये बेसिक होते हैं, एंड N2 जो नॉन मेटल इनका एसिडिक होगा। इसका मतलब मैं ये तो कह ही सकता हूं कि ये ज्यादा बेसिक है देन दिस, ऑब्वियसली, ठीक है गाइज। तो ये ऑप्शन मेरा सही है। इसको एक दूसरा करने का तरीका और है, आपको ये पता होना चाहिए गाइज कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इन पीरियोडिक टेबल, जो ट्रेंड होता है जनरली ऊपर से नीचे जब आप आते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ये तो पता है हमको, ठीक है गाइस ना। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, अब इसका फर्क बेसिसिटी पे क्या पड़ेगा ऑक्साइड्स के। देखिए गाइस जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। ये मैं जो नीट के पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियो डाली है उसमें भी समझा चुका हूं, पार्ट 2 में है, ठीक है। तो आप आई सजेस्ट की गाइस आप उसको भी देखें, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको काफी चीजें सीखने को ही मिलेगी।
सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकता हूं मैं कि जो बेसिक कैरेक्टर है ऑक्साइड्स का। सो इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम बेसिक कैरेक्टर, एंड जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। ऑब्वियसली समझ में आ गया अब आपको, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन देन बिस्मथ। सो इसका मतलब जो इसका ऑक्साइड होगा, जो इसमें N2O5 दिया है, इट इज लेस बेसिक देन Bi2O5। समझ में आपको गाइस? अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ये टेबल ये याद रहेगी ना आपको तो गाइस बहुत फायदा हो जाएगा। देखिए जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यानी ग्रुप 1 और 2 के, इसमें आप देखेंगे ज्यादातर बेसिक ऑक्साइड्स ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इसमें मेटल्स ही होते हैं। ठीक है गाइस, ये तो हो गया। एक्सेप्शन बेरिलियम का है जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। पर्पल में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, जो रेड में मार्क्स में एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एंड जो ब्लू में है दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स, मतलब जब ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं सब कुछ कि ये एसिडिक ऑर्डर एसिडिक बना रहे हैं सबके सब, ठीक है, 16-17 के। सिमिलरली जो 14-15 ग्रुप है, ये 15 तक 14 हो गया, इसमें कार्बन सिलिकॉन एसिडिक बनाते हैं, बाकी के एम्फोटेरिक बना रहे हैं। तो इससे भी अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये टेबल भी याद हो जाए, देखिए आपको टेबल याद कैसे करनी है कि फर्स्ट एंड 2 में एक्सेप्ट बेरिलियम सारे एसिडिक, लास्ट के दो जो ऑक्सीजन फ्लोरीन वाले हैं वे सारे के सारे एसिडिक। अब 3 को याद करना है, इसमें कैसे याद करें? 1-2-2 याद है, ऐसे कुछ कर ले आइडिया से गाइस, थोड़ा सा आप याद कर ही सकते होंगे आई होप। कि अब देखिए इसमें नाइट्रोजन एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है और जो बिस्मथ है वो एम्फोटेरिक बना रहा है। इसका मतलब ये तो सिर्फ एसिडिक ही बनाएगा, ये बेसिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है। यानी अगर मैं रिलेटिवली देखूं दोनों को तो ये बिस्मथ ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है रादर देन दिस। ये तो 0 एसिड बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अगर मैं पॉइंट्स नंबर्स की फॉर्म में लूं, ये एटलीस्ट 2% भी दे रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक तो हो गया ना। समझ में आपको गाइस मैं किस सेंस में बोल रहा हूं? तो इसलिए BiO2 इज मोर बेसिक देन N2O5। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। 3 मेथड बता दी गाइस आपको। बी ऑप्शन देखते हैं। तो अगेन गाइस सेम कि जो NF3 इज मोर कोवेलेंट देन BiF3, ये कह सकता हूं क्योंकि ऊपर से जो नॉन मेटल थे गाइस, दे जनरली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया, और जो मेटल्स हैं इन ये जो कंपाउंड बनाते हैं दीज आर जनरली आयोनिक इन नेचर। सो इससे मैं कह सकता हूं क्योंकि इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है देन दिस, तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज मोर कोवेलेंट इन नेचर। ये ऑप्शन मेरा सही है बी। इसको आप गाइज एक और तरीके से समझ सकते हैं, वो जनरली आपको ज्यादा बेनिफिशियल मेथड रहेगा, वो होता है फेजांस रूल। नाउ अब आप ये भूल जाइए कि ये क्या नॉन मेटल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में ही अप्लाई करोगे। आप ये 2 मिनट के लिए भूल जाइए, मैं सिर्फ आपको एक मेथड बता रहा हूं, और अगर आप उसको यूज करेंगे आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो सही हो रहा है, ठीक है। एक बात देखिए, फेजांस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए NF3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑब्वियसली F है। तो अगर मैं कैटायंस में तोड़ूं तो क्या होगा, N3+ F नेगेटिव। सिमिलरली BiF3 में क्या हो जाएगा, Bi3+ एंड F नेगेटिव। ऑब्वियसली गाइस ये तो पता होगा ना, फ्लोरीन आ जाता है तो ये -1 ही लिया जाता है इसको। अब क्या होगा, फेजांस रूल के अकॉर्डिंग मुझे ये पता है कि जो साइज ऑफ द कैटायन है, अगर आपको फेजान रूल नहीं आता गाइस मुझे बताए, मैंने अब तक वीडियो हालांकि अपलोड नहीं करी है, मैं कर दूंगा। देखिए साइज ऑफ कैटायन वो इनिशियली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के, हेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। मतलब जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, या जितना ज्यादा साइज ऑफ कैटायन उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर। सो अब आपसे समझ गए होंगे नाइट्रोजन ये है, नीचे 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 आएंगे तो देखेंगे अगर ये N इतना सा है तो Bi इतना हो जाएगा, Bi3+। साइज बढ़ गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर घट गया। तो ये सही है। आई होप गाइज आप इस रूल को यूज करें, आंख बंद करके यूज करें गाइज। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा, दैट्स माय पर्सनल गारंटी, ठीक है। क्योंकि आप हम 50 चीजें सोच लेते हैं, जो मेन चीजें हैं ना ये सामने जो हमारी पड़े हम इन्हें नहीं यूज कर पाते। सी ऑप्शन, PH3 बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन NH3। नाउ अब देखिए आप,
फैजान रूल के अकॉर्डिंग ही हम इसको सोल्व करेंगे। फैजान रूल के अकॉर्डिंग एक और रिलेशन बैठता है, जैसे आपको मैंने बताया कि साइज ऑफ द कैटायन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अब ध्यान से सुनिएगा। साइज ऑफ द कैटायन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब पोलराइजिंग पावर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर के, या मैं ये कहूं कि अगेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एमपी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बीपी के बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है थर्मल स्टेबिलिटी के। देखिए आपको कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। साइज ऑफ द कैटायन है ये सब के सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कलर इम्पार्टिंग नेचर के। कलर इम्पार्टिंग नेचर क्या हो जाती है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना कम कलर इम्पार्टिंग, मतलब डार्कनेस बोलूं तो मैं, कि जितना ज्यादा साइज होगा कैटायन का, बड़ा साइज, उतना ही कम डार्क होगा कलर, लाइट कलर हो जाएगा। समझ में आपको गाइज मैं क्या कह रहा हूं ना। अगर इस हिसाब से देखे गाइज, जो NH3 है दिस इज मोर कोवेलेंट इन नेचर, जो PS3 है ये थोड़ा लेस कोवेलेंट हो जाएगा। ये साइज ऑफ द कैटायन के हिसाब से बोल सकता हूं मैं। तो आइडियली कि जो मेरा ज्यादा कोवेलेंट है इट शुड हैव लेसर बीपी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना गाइस, सो आइडियली इट शुड हैव लो बीपी, एंड जो PH3 है इट शुड हैव हाई बीपी। समझ में आया ना गाइस आपको? क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कोवेलेंट है और ये लो कोवेलेंट का है, कम कोवेलेंट है, ठीक, ड्यू टू दी साइज डिफरेंस। लेकिन इसमें ये उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों होता है? अब ये देखिए, जो अमोनिया है इसमें लोन पेयर है, इसमें H है, तो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझना आपको? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमोनिया एंड अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इसकी जो क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होगी हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में PH3 केस में ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है। सो अब जो ये केस हुआ ये बेसिकली फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे जो मैंने समझाने का। मैंने बताया कि आइडियली तो यही होना चाहिए था कि इसका लो बीपी होना चाहिए था, लेकिन इस केस में ये नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई FONN है, इनसे जो H होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इन्हीं FO या N के साथ। इसमें P है, FON ही होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसका मतलब ये क्या है? सही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों? बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर NH3, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं है। इसमें नाउ लास्ट ऑप्शन देखते हैं D, द NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन PP सिंगल बॉन्ड। ये बोल रहे हैं, देखिए सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है गाइस, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं। ट्रिपल बॉन्ड तो ऑब्वियसली गाइस बहुत स्ट्रोंग होता है। NN सिंगल बॉन्ड है और PP सिंगल बॉन्ड है। देखिए जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो तो क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है और ये लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है। ये बात हो गई आपको बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज, ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप। अगर आप गौर से देखें नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर्स हैं और फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर्स हो। लोन पेयर इधर भी एक एक लोन पेयर। अब इनके बीच में रिपल्शन होता है इन लोन पेयर्स के बीच में। अगर मैं इनका पोटेंशियल मान लूं 10 यूनिट का पोटेंशियल, लोन पेयर में कितनी पावर है समझ आने के लिए बता रहा हूं बस, तो इसमें भी 10 यूनिट का पावर होना चाहिए क्योंकि लोन पेयर ही है ना, वही लोन पेयर इधर है। भाई आप ये देखिए कि ज्यादा जो लोन पेयर्स हैं ये पास में होने की वजह से ज्यादा रिपल्शन करते हैं। इस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड टूटने लग जाता है। आप ऐसे समझिए आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस की, और अब आप इस फोर्स से तोड़ रहे हो तो ये छोटी रस्सी है, ये टूटने की इसकी आशंका है। लेकिन अब वही लंबी रस्सी है और उसी फोर्स से आप इसको भी खींच रहे हो तो इस पे कंपैरेटिवली टेंशन कम आएगी। समझ आ रहा है आपको? रस्सी पे टेंशन कम आएगी क्योंकि फोर्स उतनी है लेकिन लेंथ ज्यादा हो गई। इसमें लेंथ छोटी है, टेंशन ज्यादा हो जाएगी, वजह से टूटने के इसके चांसेस है। इसी वजह से ये जो बॉन्ड है ये वीकर हो जाता है इन कंपैरिजन टू दिस। सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ गाइस, है ना। सो ये जो है बेसिकली रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड्स विच जनरेट N2 गैस अपॉन थर्मल डिकम्पोजिशन बिलो 300 डिग्री सेंटीग्रेड इज आर। नाउ गाइस जो पी ब्लॉक के क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली आपके 15th जो ग्रुप है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं।
जिसमें ये पूछा जाता है कि गैस कौन सी रिलीज हो रही है। कभी कभी N2 होती है, कभी अमोनिया, या कभी दूसरी गैस कोई। तो इस क्वेश्चन के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताऊंगा, राइट। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत बार है ना, यही इनमें से ही कुछ रिएजेंट्स आपस में मिक्स कर लिए और क्वेश्चन बना दिया। तो अगर आप ये 5-6 करीबन जो रिएक्शंस हैं वो याद कर लेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज रहेगी एग्जाम में, राइट। सो पहले इसको देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ अलग से रिएक्शन कराऊंगा, राइट। The compounds which generate N2 gas upon thermal decomposition below 300 degree centigrade. Now इसमें गाइस below 300 डिग्री सेंटीग्रेड कहा है, इस बात पे आप एक बार ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसमें NO3 नेगेटिव आपका एनायन है। नाउ जब आप इसको हीट करते हैं गाइस नाइट्रेट को, दो कंडीशन बनती है, या तो आप इसको लो टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो या इसको आप हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं। लो टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि बाकी का जो कैटायनिक पार्ट क्या है, यानी कि ये मेटल का है, नॉन मेटल है, या फिर आपका मेटलॉइड है, डिपेंडिंग ऑन दैट ये N2O, NO2 या इनफैक्ट NH3 भी दे सकता है। लेकिन जब आपका इसको टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर कर देते हैं काफी, तो जो ये है ना, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं N2 एंड O2 में, और कुछ कंडीशंस में H2O भी निकल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपका पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे है वो क्या है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। सो मेन जो आपको ध्यान रखने की बात है कि लो टेम्परेचर पे ये गैसेस निकल सकती हैं और जो हाई टेम्परेचर है उस पे ये फर्दर ही टूट जाते हैं इन मेन कंपोनेंट्स में। समझ में आपको? नाउ बिकॉज इसमें लेस देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो हम ये मान सकते हैं यार, वी आर वेरी सेफ टू एज्यूम कि इन्होंने लो टेम्परेचर वाली कंडीशन कही है। सपोज ग्रेटर देन 300 हो जाता, अबोव 300 डिग्री, तो मैं मान सकता था, अबोव तो कितना भी हो सकता है ना, हाई टेम्परेचर कहा था। सो इस केस में अब क्या होगा, N2 नहीं निकल रही है। समझ में आपको? सो इसका मतलब जो आपका पहला ऑप्शन हो गया गलत। क्यों हुआ? क्योंकि लो टेम्परेचर पे कहा गया था। समझ में आया गाइस? नाउ दूसरा ऑप्शन गाइस है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करते हैं, बेसिकली ये ब्रेक हो जाता है Cr2O3 प्लस N2 प्लस H2O में। बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। सो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है एंड ये लिक्विड स्टेट में है। नाउ जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, जो ये गैसेस रिलीज होती हैं, इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट वोल्केनो। ये इसलिए क्योंकि जब आप इसको हीट करेंगे ना तो वोल्केनो की तरह इरप्शन होता है। कैसे? मैं आपको एक वीडियो में दिखाता हूं। देखिए गाइस, ये जो ऑरेंज वाला पाउडर दिख रहा है, ये बेसिकली है अमोनियम डाइक्रोमेट। इस पे हम कुछ ड्रॉप्स इथेनॉल की डाल देते हैं, राइट। इथेनॉल की ड्रॉप्स डालने के बाद जब हम इसके ऊपर हीट करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि जो ये वोल्केनो की तरह इसमें इरप्शन होने लगेगा। अब देखिए, जैसे जैसे बर्न हो रहा है तो ऊपर की तरफ इसकी जो गैसेस हैं वे निकल रही होंगी और एक वोल्केनो का रूप ये ले लेगा। देखिए, वोल्केनो की तरह बिल्कुल शेप ले ली इसने। ठीक, अब जो ये गैसेस निकल रही हैं ऊपर, ये नाइट्रोजन गैस है। ये जो ब्लैक कलर का पार्टिकल जो सॉलिड ये बच रहा है, ये बेसिकली Cr2O3 है। सो जो ये वोल्केनो है, ये पूरा प्रोसेस है, इसको आप अमोनियम डाइक्रोमेट वोल्केनो बोलते हैं और एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ओके गाइस, सो ये प्रोसेस में क्या है, N2 गैस रिलीज होती है। ओके, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ सी ऑप्शन है BaN3 ट्वाइस। N3 नेगेटिव जब भी दिखता है, इसको क्या बोलते हैं आप, एजाइड आयन। तो ये क्या हो गया, बेरियम एजाइड। सो जनरली जो ये आइजाइड्स होते हैं ना गाइस, अजाइड, ये जब भी आप इनको हीट करते हैं तो ये बिहेव करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्योरेस्ट N2 गैस। सो बेसिकली जब भी आप किसी एजाइड आयन को देखते हो और इसको हीट करते हो, जैसे इस केस में,
तो सिंपल ये बेरियम प्लस N2 गैस रिलीज कर देता है। ये इसलिए क्योंकि जितने ये जो अजाइड आयंस होते हैं, अजाइड होते हैं प्रॉपर, ये जो प्योरेस्ट N2 गैस का सोर्स की तरह यूज में आते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं गाइज इनऑर्गेनिक के, इतना कुछ ऐसा था नहीं इसमें, लेकिन ये है कि ये आपको पॉइंट्स आते हैं तो ठीक है। आई होप गाइज आपको ये चीजें इसमें समझ में आई होंगी। सो इसलिए ये जो N2 है रिलीज हो रही है इसमें। लास्ट ऑप्शन जो डी है इसको बोलते हैं आप मैग्नीशियम नाइट्राइड। सो एक बात ध्यान रखिएगा, एस ब्लॉक की वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्रुप 1 है आपका, ग्रुप 1 में क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 2 में क्या क्या होता है आपका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह, है ना। सो एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस पूरे ग्रुप 1 में सिर्फ एक लिथियम ही है जो नाइट्राइड बनाता है, Li3n। बाकी के कोई भी नाइट्राइड नहीं बनाता। ये सब के सब नाइट्राइड बनाते हैं और इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो जाता है M3N2। समझ में? तो एक बात ये तो हो गई। ये मैंने सिर्फ आपको पॉइंट बताना चाह रहा था कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते तो हम ये क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे होते हैं तो हमें याद हो जाता है। जनरली आप देखेंगे कि Mg3N2 जब आप हीट करते हो, इट डज नॉट डिकम्पोज, ये ब्रेक नहीं होता। लेकिन जब आप इसको वेरी हाई टेम्परेचर पर, फॉर एग्जाम्पल 700 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतना हाई टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट करोगे, इसका जो ये नहीं ब्रेक हो रहा था अब ये ब्रेक हो जाता है Mg+N2 में। बैलेंस आप कर लीजिएगा, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं गाइस, कंसेप्ट समझा रहा हूं, राइट। अब क्योंकि लेस देन 300 में कहा था, ये लेस देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया। इनफैक्ट ये तो मोर देन 300 क्या, मोर देन 700 डिग्री सेंटीग्रेड है। वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट डिकम्पोज होता है। तो इसका मतलब इस केस में N2 गैस नहीं रिलीज होती। आई होप गाइज आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, मैं समझा पाया होगा आपको। सो इसका बी एंड सी करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम है, इसमें भी नाइट्रोजन गैस का पूछा है कि किसमें नहीं प्रोड्यूस हो रही है। तो अगेन गाइज देखिए, मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये एजाइड हो गया, और एजाइड सोर्स ऑफ प्योरेस्ट नाइट्रोजन होता है, राइट। और ये बेसिकली क्या है गाइज, रियली एक्सप्लोजिव भी होता है नेचर में। तो फिलहाल इसमें तो प्रोड्यूस हो रही है, ये गलत आंसर हो गया। अमोनियम डाइक्रोमेट वोल्केनो में हो गया, N2 रिलीज होती है, अभी देखा था हमने वीडियो के थ्रू, तो ये भी गलत आंसर हो गया। अब देखिए गाइज, ये सेट एग्जाम्पल्स है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट एग्जाम्पल में देखा था अमोनियम नाइट्रेट का NH4NO3, राइट, डिपेंडिंग अपॉन हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर वे गैसेस प्रोड्यूस करता था। वो एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, राइट, कि अगर लो टेम्परेचर है तो N2O NH3 या NO2 देता था, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे कि क्या है। और बेसिकली और जो नाइट्रेट की बात कर रहा हूँ मैं, और हाई टेम्परेचर पे N2O2 और H2O देता है, इफ यहाँ HNO3 है। अमोनियम नाइट्रेट तो ये नहीं देगा, तो ये गैसेज रिलीज होती थी, ये था ना गाइस। लेकिन इसमें NO2 अगर आ जाए NH4NO3 के बजाय, तो इसमें बेसिकली आप ये गाइस अब एग्जाम्पल याद रखने वाले हैं NH, क्योंकि इन्हें अब ज़्यादा समझने का कोई गाइस ऐसा फायदा नहीं है। 5-6 रिएक्शन बता रहा हूँ, इसमें से कुछ ना कोई रिपीट हो जाएगा और उन्हें मैच करके आपका एग्जैक्ट आंसर बैठ जाएगा। जरूरी कोई है मुझे सही सारे आंसर बताने। देखिए NH4NO2 को जब आप हीट करते हो तो N2 गैस इज रिलीज्ड। NH4NO3 में डिपेंडिंग थी कंडीशन पे, NO2 में इसमें रिलीज होगी विद H2O एज साइड प्रोडक्ट। समझ में गाइस आपको ये बात, ठीक है। अब है इसका मतलब ये भी N2 प्रोड्यूस कर रही है, ये भी गलत आंसर हो गया आपका। अगला एग्जाम्पल है गाइज अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। इसको जब आप हीट करेंगे तो याद रखें गाइज कि H2SO4 एंड अमोनिया गैस निकलती है। आप इसे याद रखें, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि SO4 है, सल्फेट तो आप SO2 गैस रिलीज हो जाएगी ये सोच सकते हैं, ये नहीं होता। इस बात को ध्यान रखें, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अमोनियम आयन है इसलिए यहाँ से NH3 गैस रिलीज हो रही है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमोनिया, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर तो फिलहाल मेरा ये हो गया। अब देखिए ये एक एक्स्ट्रा 4 तो पहले मैंने रिएक्शन बता दिया आपको, एक ये होगी एक ये होगी, समझ में आया। नाउ कुछ रिएक्शंस और हैं वो भी देख लीजिए। नाउ बेसिकली गाइज ये वे रिएक्शन है जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझ रहे हैं, या तो जेई में या किसी और एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए। इसमें गाइज इसलिए इकट्ठा कर लिया मैंने बहुत सारी रिएक्शंस को, ठीक है। अब देखिए इनके अलावा आपसे पूछा जा सकता है
कि NH4Cl, इसको अगर आप हीट कर रहे हो तो हीट करोगे तो जस्ट लाइक अमोनियम, देखिए NH4SO3 था, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो इसमें क्या था, SO3 वाला H2SO4 निकल गया, इसमें Cl से HCl गैस निकल जाएगी, समझ रहे हैं, HCl एसिड, इससे एसिड बना, इससे एसिड बना, और NH4 पॉजिटिव वाला क्या बन गया, अमोनिया, इधर भी अमोनिया। तो आप दोनों सिमिलर रिएक्शन हो गई, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड वाली रिपीट हो सकती है। इसमें ये भी पूछ सकते हैं एसिड कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो मेन रिएक्शन ये हो गई और इसकी रिएक्शन ये हो गई, समझ में गाइस, आपको ये पॉइंट याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे अमोनियम कार्बोनेट का पूछ सकते हैं, जैसे ये वाली थी ऐसे अमोनियम कार्बोनेट पूछ सकते हैं, जैसे सेम एकदम। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, SO3 था तो H2SO4, Cl था HCl, कोरस्पॉन्डिंग जो आपका हाईएस्ट ऑक्सी एसिड होगा वो देख लीजिए। CO3 से क्या बनेगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, देखिए कितना आसान है। NH4 से अमोनिया निकल गया, सेम इसमें भी। अब ये रिपीट हो सकते थे, अब कभी कभी H2CO3 को क्योंकि अनस्टेबल रहता है H2O एंड CO2 भी लिख देते हैं, तो एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि CO2 भी रिलीज हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखें, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो। सिमिलरली गाइज ये वाली बात हो गई। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे अमोनियम फॉस्फेट NH4PO4, ये थ्राइस है। अब देखिए फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा P वाला H3PO4, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें HCl था तो HCl बन गया, इसमें C3 था, कार्बोनिक एसिड हो गया, इसमें P है तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, साथ में अगेन वही NH3 गैस इज रिलीज्ड, ठीक है गाइज। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है गाइज। अब एक बात और ध्यान रखिए गाइज कि जैसे NH4Cl था, मैंने आपको क्या बताया कि NH4Cl था तो इसको आपने हीट किया तो अमोनिया और यहाँ HCl का जो Cl का कॉमन एसिड होता है HCl वो बना दिया। अगर यहाँ पे NH4iO3 हो, इसे जब हीट कर रहे हैं तो ये क्या करता है, साथ में N2 गैस, देखिए इसकी थोड़ी सी रिएक्शन डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, NH4iO3 है तो इसमें N2 रिलीज होगी। अब तक में क्या हो रहा था, NH3 रिलीज हो रही थी, इसमें N2 रिलीज होगी। N2 के साथ साथ देखिए इसमें आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, iO3 में N का N2 रिलीज हो गया, समझ गया, समझ में आ गया आपको, I का I2 रिलीज हो गया, ठीक है, O का O2 रिलीज हो गया, ठीक है इस, और ये जो H बचा इसका H2 नहीं H2O बन गया। थोड़ा सा गाइज आपको एक आइडिया हो गया होगा फिर भी कि किस तरह से करना है। NH4iO3 में N2 I2 O2 और इसको मिला के क्या बन गया, H2O, राइट। आई होप गाइज आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा।